नमस्कार, कैसे हैं आप सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए आने वाली जो वर्ष 2023 में आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है कक्षा 12 के लिए, उससे संबंधित जीव विज्ञान विषय में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये पूरी तरीके से कलेक्शन मैंने लाया है। 45 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी आपकी परीक्षा में। यानी यह होगा वीडियो कक्षा 12 के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये सीरीज है, जिसमें कुल 45 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे। अध्याय 1 से लेकर 16 तक जो भी संभावित प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अध्याय 1 से लेकर 16 तक जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं सब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 से 3 पेज लिखना अनिवार्य होता है। अगर आप मैक्सिमम 3 पेज लिख ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 पेज तो लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 पेज में ही आंसर यहाँ पर दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, और 45 क्वेश्चन है। मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें समझा दूं। इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है वो है अलैंगिक जनन क्या है, इसके लाभ और हानियों का उल्लेख करिए। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलैंगिक जनन का मतलब होता है एकल जीव जनन। एकल जीव जनन जिसका मतलब होता है ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती है? एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार के जनन में नर और मादा का कोई रोल नहीं होता। यानी एक ही जनक का जो डीएनए है, एक ही जनक का जो डीएनए है वही डीएनए उसकी संतान में जाती है, और जब उसकी संतान में वही डीएनए जाएगा तो वह अपने जनक के समान नहीं हो जाएगा, क्योंकि डीएनए में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। जो डीएनए जनक का है वही डीएनए कहाँ जा रहा है? संतान में जा रहा है। तो संतान जो उत्पन्न होंगे वो अपने जनक के एकदम समान होंगे। ऐसे संतानों को क्लोन कहा जाता है। ऐसे संतानों को क्लोन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन का मतलब है एक जीव जिसमें एक जनक भाग लेते हैं, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें जो संतान उत्पन्न होता है उसमें वह संतान अपने जनक के एकदम समान होता है। आनुवंशिक पदार्थ अपने जनक का ही पाता है, इस वजह से वो एकदम समान होता है। ऐसे संततियों को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, यानी कम समय में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न होते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक जनन किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे मोनेरा जगत के जीवों में, जीवाणुओं वगैरह में। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में मोनेरा प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पाया जाता है। और कुछ सरल बहुकोशिकीय पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। पौधों में जैसे आलू के कंद के द्वारा, अदरक के द्वारा, इन सभी में। और जंतु में जैसे हाइड्रा, ईस्ट, इन सभी में। आइए, अलैंगिक जनन से लाभ क्या है? हाँ, लाभ और हानि पूछा गया है। अलैंगिक जनन से लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ ये अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, जिससे कम समय में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती, निषेचन नहीं होता, भ्रूण का विकास, ये सब की नौटंकी नहीं होती है। यानी इसमें समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है। तीसरा, इसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है, जिससे जनन की संभावना निश्चित होती है। यानी इसमें किसी को नर को ढूंढना नहीं है, मादा के पास जाना नहीं है, मादा को नर के पास नहीं जाना है, ऐसी कोई झंझट नहीं है। एक ही जनक से संतान उत्पन्न होना है, इसलिए जनन तो निश्चित होता है। ठीक, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होती हैं उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता होती है। ठीक, ये कुछ लाभ थे। हानि देख लीजिए। हानि में क्या है? अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। मैंने आपको बताया था विभिन्नता सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। नर युग्मक यानी पुरुष से आएंगे तो पुरुष का डीएनए होगा, मादा युग्मक माता से आएंगे यानी कि उसका डीएनए होगा। तो दो अलग अलग प्रकार के डीएनए से मिलने से एक नए डीएनए का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वहां पर विभिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे मैंने बताया था ना, दो अलग अलग रंगों को मिलाओगे तो तीसरा नया रंग बनेगा।
लेकिन यहां पर नर और मादा युग्मक जैसी कोई बात नहीं होती, एक ही जनक से नया संतान उत्पन्न होना है, जो डीएनए जनक का है वही डीएनए उसके संतान में जाता है, इसलिए इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। और विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी तो नई जाति का विकास नहीं होगा, नई जाति का विकास नहीं होगा मतलब जैव विकास की प्रक्रिया नहीं होगी। तो अलैंगिक जनन की ये हानि है कि अलैंगिक जनन में नई जातियों का विकास नहीं होता, जैव विकास की प्रक्रिया नहीं होती, इन जीवों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती जिससे नई जातियों का विकास नहीं होता। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है, ये इसकी हानियां हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करिए। अब आपको बताना है कि अलैंगिक जनन कौन कौन सी विधि द्वारा होता है। तो यहां पर जंतुओं और पौधों सब में दिया गया है, ज्यादातर जंतुओं के बारे में दिया गया है कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। 6 मुख्य विधियां हैं, विखंडन है, मुकुलन, बीजाणु जनन, कलिका भवन और खंडी भवन और पुनरुद्ध भवन। आइए देखते हैं एक एक को कि द्विविखंडन क्या होता है। द्विविखंडन का मतलब होता है सिंपल 2 भाग में विखंडित हो जाना। कोई एक कोशिका है, कोई एक जीव है, वो 2 भाग में विभक्त हो जाती है और दोनों नया जीव बना लेते हैं, इसी को कहते हैं विखंडन। और विखंडन भी 2 प्रकार से होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु। इन सभी जीवों में द्विविखंडन द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है। होता क्या है देखिए, एक जीव है, इसके पहले केंद्रक विभाजित होंगे, जब दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाएंगे तो फिर पूरी तरीके से इनका कोशिका द्रव्य भी अलग हो जाएगा और अलग होकर 2 नए जीव का निर्माण करते हैं, यही कहलाता है विखंडन। दूसरी प्रक्रिया आती है मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या होता है, जब मात्र पौधे पर एक छोटी सी उभार जैसी रचना उत्पन्न होती है या धीरे धीरे रचना बड़ी होती है और बड़ी होती है, जब पूरी तरीके से यह रचना बड़ी हो जाती है जिसे हम मुकुल कहते हैं, इस रचना को कहते हैं मुकुल यानी बड़। जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो मात्र पौधे से अलग हो जाता है, मात्र पौधे से अलग हो जाता है और एक संतान, एक जनक से उसका संतान उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। इस प्रकार का विभाजन ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज में पाया जाता है। मुकुलन में जनन कोशिका के बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती है जिसे मुकुल कहा जाता है, इसे मुकुल कहा जाता है। तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। नेक्स्ट, बीजाणु जनन। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर बीजाणु का निर्माण हो जाता है। कौन से जीव हैं, जैसे जीवाणु में, कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। इन जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, यानी ऐसा समय आने पर जब ये जीवित ना रह सके, ऐसी कंडीशन होने पर ये मरने से पहले अपने शरीर की कोशिकाओं से स्पोर्स बनाती हैं, बीजाणु बनाती हैं। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना होती है और वो बीजाणु ये उत्पन्न कर जाते हैं। वो बीजाणु पड़ा रहता है, जब अनुकूल परिस्थिति आता है वो बीजाणु अंकुरित होता है और उससे नया पौधा या नया जीव का निर्माण होता है, ये कहलाता है बीजाणु जनन। तीसरा आता है कलिका। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके पत्ती और तने के द्वारा एक उभार निकलता है और उस उभार से फिर नया जीव का निर्माण होता है, तो उस उभार को कहते हैं कलिका। कभी कभी पौधों के पत्ती, तने, इनके अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं जिन्हें हम कलिका कहते हैं। प्रत्येक कलिका मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण फ्यूनेरिया जंतु में स्पंज। नेक्स्ट देखिए खंडी भवन। ये भी बहुत सरल है। खंडी भवन में क्या होता है कि जो जनक का शरीर है कई खंडों में टूट जाता है। जितने खंडों में टूटता है वे खंड विभाजित होकर नई जीव का निर्माण कर लेते हैं, इसे कहते हैं खंडी भवन। यानी एक जीव है वो कई खंड में टूट जाएगा और जितने खंडों में टूटेगा वे सभी खंड विभाजित करके नया जीव बना लेते हैं, इसे कहते हैं खंडी भवन। इस प्रक्रिया में जनक जंतु का शरीर 2 या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड पुनरुद्ध भवन द्वारा संतति का निर्माण करता है, जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, मार्केंसिया आदि में। नेक्स्ट देखिए पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन क्या होता है, इसमें भी वही खंडी भवन जैसी काम है, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज है कि जीव का शरीर कई खंडों में विभक्त हो गया, लेकिन वो खंड जिसमें केंद्रक का अंश पाया जाएगा केवल वही विभाजित करके नया शरीर, नया जीव का निर्माण करेगा। जैसे प्लेनेरिया है, अगर हम इसको कई भागों में तोड़ दें, काट दें, तो यहां पर काटा, यहां पर काटा, इसके पास केंद्रक का अंश था तो इससे धीरे धीरे नए जीव का निर्माण हो गया। इसके पास केंद्रक का अंश था,
ये विभाजित करके नया जीव का निर्माण कर लिया, लेकिन इसके पास केंद्रक नहीं था, इसलिए इससे कोई भी जीव का निर्माण नहीं हुआ। तो यही कहलाता पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन कुछ जीवों में पाया जाता है, जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा, अमीबा। इनमें यदि जीवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो ऐसे टुकड़े जिसमें केंद्रक का अंश हो, वृद्धि करके पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं। जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या है, कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया था कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन एक ही बात होती है। कायिक जनन किसे कहते हैं? मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, स्वतः हो सकता है या तो हमारे द्वारा हो सकता है। स्वतः होता है तब इसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, मानव द्वारा होता है तब इसे कृत्रिम कायिक जनन। सिंपल है, समझिएगा। कायिक जनन का मतलब होता है मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा। जैसे मान लो कि ये कोई पौधा है, ठीक है जी, इसका तना है, तो इस तने को हम काट के ला के गमले में रोपित कर दें तो इससे नया पौधा निकल आता है, तब ये क्या कहलाएगा? मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। अब वो कायिक भाग उसका जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है या पत्ती भी हो सकती है। खुद ब खुद होता है तब इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। मानव द्वारा कराते हैं तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। खुद ब खुद कैसे होता है? आलू का पौधा है तो आलू का पौधा जो निकलता है, आलू का पौधा, उसके नीचे आप देखेंगे तो ऐसी संरचना होती है जिसे कंद कहते हैं, जिसे हम लोग मार्केट से लाते हैं, खाते हैं, ठीक है, 25 रुपए का 2 किलो। तो आलू जो निकलता है, जो हम खाते हैं, ये आलू के पौधे का क्या है? कंद है। तो इस कंद से भी नया पौधा विकसित होता है। आपने देखा है अपने घरों में आलू के इस आँख वाली जगह से पत्ती निकलती हुई देखी होंगे आपने, सफ़ेद रंग की संरचना। धीरे धीरे वो बड़ा होकर पूरा पौधा बना लेता है। तो जब खुद ब खुद पौधा निकलता है, मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, तब उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और अगर हम किसी दोस्त के यहाँ गए और वहाँ पर हमको गुलाब का फूल अच्छा लग गया, हमने कहा कि दोस्त हम थोड़ा सा गुलाब का एक डंठल तोड़ लें, घर पे लगा लेंगे। हम उस गुलाब के पौधे का एक डंठल यानी उसका तना तोड़कर अपने घर पे लाकर गमले में रोपित कर देते हैं, नया पौधा निकल आता है। तो हमने किया है ना। मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा यानी उसके तने को काट कर हम अपने घर पे नया पौधा उगा लिए, तो ये क्या कहलाएगा? कृत्रिम कायिक जनन, क्योंकि हमने किया है। क्लियर है बात? देखिए, मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस प्रकार से निर्मित पौधे की आकार की आनुवांशिकी अपने मात्र पौधे के समान होती है, क्योंकि एक ही जीव है तो उसका जो डीएनए होगा वही संतान में जाएगा। इसके सभी लक्षण और गुण मात्र पौधे के ही समान होंगे। मात्र पौधे का वह कायिक अंग जो पौधे को जन्म देता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। वो भाग, ये पौधे का वो भाग जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, कायिक प्रवर्ध कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। या जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, या पत्ती भी हो सकता है। ठीक, अभी आगे बताएंगे जड़ के एग्जाम्पल किस में होता है, तने का एग्जाम्पल, पत्ती का एग्जाम्पल। देखिए, निम्न श्रेणी के पौधों में इस प्रकार का जनन सामान्य रूप से देखने को मिलता है, जबकि उच्च श्रेणी में केवल या 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन मैंने बताया ना, जब खुद ब खुद हो, प्राकृतिक रूप से हो, स्वतः हो। ठीक, अब इसमें उसका निर्माण उसकी जड़ से हो सकता है, पत्ती से हो सकता, तना से हो सकता है, पत्ती से हो सकता है। देखिए, जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण किसमें होता है? शकरकंद में होता है, सतावर, डहेलिया में। आपने शकरकंद देखा है, गंजी, अभी गणेश चतुर्थी बीता था, तिल की लड्डू वाला जो पूजा होता है उसमें गंजी आपने देखा होगा, शकरकंद जिसे कहते हैं। शकरकंद एक जड़ होता है, याद रखिएगा, ये क्या है? एक जड़ है। लेकिन जो कंद आप आलू खाते हो, आलू का कंद जो आप खाते हो, देखिए आलू का कंद और शकरकंद एक ही जैसा दिखता है, लेकिन ये जड़ है। लेकिन जो आलू हम खाते हैं कंद, वो क्या है? एक तना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी खूब पूछा जाता है। तो जड़ के द्वारा यानी शकरकंद को भी आप रख दोगे कुछ दिन के लिए, तो जैसे आलू में नया पौधा निकल आता है वैसे इससे भी नया पौधा निकल आता है। तो जड़ द्वारा नए पौधे का विकास सतावर, डहेलिया में होता है और शकरकंद में होता है। आइए, तने द्वारा भी नए पौधे का विकास होता है। तो तने द्वारा बहुत एग्जाम्पल है, जैसे भूमिगत तना। भूमिगत तना मतलब जो जमीन के नीचे तना पाए जाते हैं। तो जो आलू होता है वो जमीन के नीचे होता है ना, और अभी आपको बताए हैं कि आलू जो होता है कंद, वो क्या है? तना है। तना जो भूमि के नीचे है उसे हम भूमिगत तना कहेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं। इन भूमिगत तना पर क्या पाया जाता है जिससे नया पौधा का विकास होता है? इन भूमिगत तने पर क्या पाया जाता है जिससे नए पौधे का विकास होता है? तो पाया जाता है कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बड। कक्षस्थ कलिका
अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक, अब उसका एग्जाम्पल है कंद। जैसे आलू का कंद एक तने का रूपांतरित भाग है जिन पर आँख पाई जाती है। इन आँख पर कच्छस्थ कलिका पाई जाती है जो सल्क पत्रों से ढकी होती है। जब अनुकूल समय आता है तो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं प्रकंद। तो अभी यहाँ पर प्रकंद का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ये आलू कंद का एग्जाम्पल था, प्रकंद का एग्जाम्पल है अदरक। अदरक का जो हम भाग यूज करते हैं चाय डालने में, चाय में डालने में, या हम सब्जी बनाने में जो भी अदरक का प्रयोग करते हैं, कूचते हैं ना अदरक को, वो उस अदरक के पौधे का प्रकंद भाग कहलाता है। प्रकंद यानी राइजोम कहलाता है। इन पर भी आलू जैसे ही पर्व संधियां और पर्व पाए जाते हैं, कच्छस्थ कलिकाएं पाई जाती है जिनसे नए पौधे का विकास होता है। घनकंद ये भी भूमिगत तने का उदाहरण है। जैसे अरवी में, अरवी जिमीकंद आपने देखा होगा, अरवी जिमीकंद आपने देखा होगा, जिसे कांद कहते हैं बहुत जगह पर, हमारे यहाँ तो कांद कहते हैं। तो इससे भी नए पौधे का विकास होता है और यह भी भूमिगत तने का ही उदाहरण है। तो भूमिगत तने का उदाहरण आपने क्या क्या जाना? कंद जाना यानी आलू, प्रकंद जाना यानी अदरक, घनकंद जाना यानी अरवी। उसके बाद एक और आता है सल्ककंद, प्याज। प्याज सल्ककंद कहलाता है। तो ये भी एक भूमिगत तना है। उसके बाद आता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना मतलब ऐसा तना जिसका कुछ भाग जमीन पर और कुछ भाग वायु में हो, अर्धवायवीय तना कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है भूस्तारी यानी रनर। रनर ऐसी संरचना होती हैं जो विसर्पी होती है, मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं, क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं। इन पर पाए जाने वाले पर्वसंधियों से जड़ों का विकास होता है। देखिए ये पर्वसंधियां, इनसे जड़ों का विकास होता है जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी और सेंटेला आदि में। उसके बाद देखिए अंतःभूस्तारी यानी सकर्स। ये भी तना है और ऊपरी भूस्तारी के समान ही होता है, परंतु ये भूमिगत होता है। ये सिर्फ भूमि के अंदर बढ़ता है और यह कुछ दूर तक भूमिगत वृद्धि करते हैं तथा इन पर पाए जाने वाले पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। इनसे भी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं जिनसे नया पौधा का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है पुदीना, गुलदाउदी, मिंट आदि। उसके बाद है भूस्तारी यानी स्टोलोन। ये मात्र पौधे से वायवीय वृद्धि करते हैं, प्रत्येक दिशा में निकलते हैं, किसी भी दिशा में निकल सकते हैं। इन तनों में पर्वसंधियां पाई जाती हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण स्ट्रॉबेरी में। नेक्स्ट भूस्तारिका, ये जल में पाए जाने वाले पौधों में पाई जाती हैं। ये भी रनर की तरह होती है लेकिन जलीय पौधों में पाई जाती हैं। यह जलीय पौधों में पाया जाता है। मात्र पौधे से भूस्तारिका जल के अंदर वृद्धि करता है। इनके पर्वसंधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है जिससे नीचे जड़ों का गुच्छा निकल आता है। इस तरह से जड़ों का गुच्छा निकल आता है और वह अलग होकर मात्र पौधे से नया पौधा बनाता है, जैसे समुद्र शोक, वाटर हायसिंथ, पिस्टिया आदि, जलकुंभी वगैरह में। अब ये हो गया जड़ द्वारा और तने द्वारा। अब एक एग्जाम्पल है जिसमें पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। आपने सुना है अजूबा। अजूबा की पत्ती पर पत्ती निकल आता है, ऐसे यही है अजूबा, जिसे बहुत जगह पत्थर चट्ट भी कहते हैं। तो ये जो अजूबा है इसमें नई पत्तियां निकल आती हैं इसकी पत्ती पर। तो ये पत्ती नहीं होती, नया पौधा होता है। तो जब पत्ती के द्वारा नए पौधे का विकास होता है तो ये भी क्या है? काइक्सेरन है। किसमें होता है? अजूबा में। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद प्रकलिका का एग्जाम्पल है बल्बिल का एग्जाम्पल है अगेव। अगेव में उसकी पत्ती के नीचे एक मोटी सी संरचना निकलती है जिसके अलग होने से नया पौधे का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म प्रवर्धन विधि क्या है? मैंने आपको बताया था सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी पौधे के थोड़े से ऊतक को लेते हैं, लैब में उसको पोषक माध्यम में वृद्धि कराते हैं, उस पोषक माध्यम में उसको वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ को मिलाते हैं जिससे वो कोशिका यानी ऊतक वृद्धि करती है। वृद्धि करके वो कोशिकाओं का समूह बनाती है जिसे कैलस कहते हैं। कैलस में दो संभावना होती है, या तो उससे सीधे भ्रूण बने या तो उससे तना बने। अगर उससे सीधे भ्रूण बनता है तो भ्रूण में मूलांकुर होंगे, प्रांकुर होंगे। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होगा, प्रांकुर से तने का निर्माण होगा। अगर तना बनता है उससे तो तना विकसित होकर और बड़ा होगा, तने के साथ साथ जड़ का विकास होगा और वो नया पौधा बनाएगा। यानी हम मात्र पौधे के किसी थोड़े से ऊतक द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है।
देखिए, इस प्रक्रिया में वांछित पौधे के पत्ती या किसी भाग से हम उसका ऊतक लेते हैं जिसे एक्सप्लांट कहते हैं। उसे हम संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। संवर्धन माध्यम में पोषक पदार्थ होना चाहिए जो उसकी वृद्धि में सहायक हों, और ये ऊतक उस पोषक पदार्थों को ग्रहण करके वृद्धि करते हैं और कोशिकाओं का एक समूह बनाते हैं जिसे कैलस कहते हैं। कैलस में दो संभावना होती है, जिसमें या तो वो भ्रूण बने और या तो उससे तने का निर्माण हो। अगर उससे भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण में मूलांकुर प्रांकुर पाए जाते हैं, जिससे आगे चल के जड़ और तने का विकास होता है। अगर उससे सीधे तने का निर्माण होता है तो धीरे धीरे उसमें जड़ का भी विकास होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। अब उस नए पौधे को निकाल कर मृदा में गाड़ देते हैं, जिससे स्वस्थ पौधा प्राप्त होता है। ये लैब में कराया जाता है। किसी पौधे के थोड़े से ऊतक को लेते हैं, ऊतक को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं, उससे कैलस का निर्माण होता है। कैलस में दो चांसेस होते हैं, या तो उससे भ्रूण बने या तो फिर उससे तना बने। भ्रूण बनता है तो भी नए पौधे का विकास होगा, तना बनता है तो कुछ समय बाद उससे जड़ बनेगा, जड़ से नया पौधा बनेगा। उस पौधे को मिट्टी में गाड़ के हम नया पौधा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक जनन का वर्णन करें। लैंगिक जनन के विभिन्न अवस्थाओं को बताइए। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन के आते ही मन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? दो जीव इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। कुछ नहीं है, नर में बनता है नर युग्मक जिसे कहते हैं शुक्राणु, और मादा में बनता है मादा युग्मक जिसे कहते हैं अंडाणु। मादा युग्मक जिससे कहते हैं अंडाणु, और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज। ये कहलाता है निषेचन, और युग्मनज से बनता है भ्रूण, और भ्रूण से बनता है नया जीव। ठीक है, यही कहलाती है पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनता है युग्मनज। जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। तो लैंगिक जनन को हम तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। निषेचन से पहले घटना, निषेचन से पहले की घटना को कहते हैं पूर्व निषेचन घटना, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और निषेचन घटना यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट, और निषेचन के पश्चात होने वाली घटना जिसे हम कहते हैं पश्च निषेचन घटना। पश्च निषेचन घटना यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो निषेचन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज के बनने से पहले की घटना पूर्व निषेचन। पूर्व निषेचन घटना में क्या होगी? दो चीजें होंगी, युग्मकों का निर्माण, यानी इसके अंतर्गत क्या आएगा? युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण, और दूसरा युग्मक स्थानांतरण, क्योंकि भैया नर युग्मक नर में बने हैं, मादा युग्मक मादा में बने हैं, तो नर युग्मक ही ज्यादातर मादा युग्मक के पास जाते हैं, तो युग्मक का स्थानांतरण होगा। जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे तो संलयन होगा यानी निषेचन होगा। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से नया जीव बनता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पश्च निषेचन घटना, और ये संपूर्ण घटना कहलाती है लैंगिक जनन। क्लियर बात? अब लैंगिक जनन में देखिए, शुक्राणु नर से आए हैं, अंडाणु मादा से आए हैं, इनका डीएनए कुछ और होगा, इनका डीएनए कुछ और होगा। दो अलग अलग डीएनए के मिलने से एक नए डीएनए का निर्माण होता है, जिनमें कुछ लक्षण पिता का कुछ लक्षण माता का होता है। इस वजह से इनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी ये संतान ना तो पूरी तरीके से अपने पिता के समान होता है, ना तो अपने पूरी तरीके से अपने माता के समान होता है। इनमें मिक्स होता है, भिन्न होता है, इसे कहते हैं विभिन्नता। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पढ़ लीजिए, इस प्रकार का जनन करने वाले जीवों में विशेष लैंगिक अंग पाए जाते हैं। लैंगिक अंग वे अंग जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। अब जिनमें युग्मक का निर्माण होता है, नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। इनके मिलने से द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है, जो वृद्धि करके भ्रूण बनाता है, भ्रूण नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन में तीन घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में भी दो होते हैं, मैंने अभी बताया, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। क्या होता है? युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए, युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण, नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण, और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण। ये युग्मक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। युग्मक स्थानांतरण होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएंगे, क्योंकि नर युग्मक चलनशील होते हैं, ये मादा युग्मक के पास जाएंगे। जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएंगे
तो वे आपस में मिलेंगे और इनके संयुग्मन से यानी संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज फिर विभाजित करके भ्रूण बनाता है, भ्रूण बनाता है और भ्रूण से नए संतान का निर्माण होता है। ये कहलाती है निषेचन पश्च घटना। ये पूरी घटना कहलाती है लैंगिक जनन। अब यहाँ पर युग्मनज के बारे में दिया गया है कि युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है जिसका निर्माण नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप होता है। बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में युग्मनज शरीर के बाहर, अंतः निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज शरीर के भीतर होता है। अब चाहे तो इसको याद करिए, चाहे छोड़ दीजिए। अब भ्रूणोद्भवन का मतलब होता है कि भ्रूण से नए जीव का विकास होना, ये भ्रूणोद्भवन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक परिपक्व बीजांड का सचित्र वर्णन करिए। बीजांड कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। आपको पता है कि पुष्प में स्त्री केसर पाई जाती है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। अब बीजांड में क्या क्या विशेषता है फिगर में दिखाते हैं। देखिए ये बीजांड है। असल में ये कहाँ पाया जाता है? देखिए ये होगी वर्तिकाग्र और ये होगी अंडाशय पुष्प का। ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गई वर्तिका और ये हो गया अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। बीजांड 2 आवरणों से घिरा होता है। एक होता है बहि आवरण जिसे हम बहि अध्यावरण भी कहते हैं, आउटर इंटेगुमेंट। देखिए ये इंटेगुमेंट लिखा है ना, ये आउटर इंटेगुमेंट है बाहरी वाला जो यहां से यहां तक होता है और यहां तक होता है। और दूसरा होता है अंतः अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट जो ये है। 2 आवरण होते हैं। तो बीजांड 2 आवरणों से घिरा होता है। बीजांड अंडाशय से जिस भाग से जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग यानी फ्यूनिकल। आवरण एक जगह पर अपूर्ण होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल या इसे हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कुछ नहीं है बाबू, बहुत आसान फिगर है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आ जाएगा। बीजांड द्वार के सामने जो भाग होता है उसे हम कहते हैं चलाजा या निभाग कहते हैं, इसे निभाग कहते हैं। और बीजांड के अंदर संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? न्यूसिलस यानी बीजांड काय। क्या कहलाता है? बीजांड काय, न्यूसिलस। बीजांड काय के अंदर एक संरचना होती है, ये संरचना, ये कहलाती है एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश। क्या कहलाती है? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश के अंदर होता है 3 प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल, 2 होती हैं साइड साइड में सहायक कोशिका या सिनर्जिड, 1 कोशिका मध्य में होती है जिसे कहते हैं अंड कोशिका और 1 कोशिका मध्य में होती है जिसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक जिसके पास 2 केंद्रक होते हैं। बस यही है बीजांड की संरचना। इतना इजी फिगर है, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी गई हैं कि बीजांड में क्या क्या चीजें होती हैं। बीजांड एक पतली संरचना होती है जो बीजांड वृंत के द्वारा अंडाशय से जुड़ी होती है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है नाभिका यानी हाइलम कहलाती है। बीजांड 1 या 2 आवरणों से घिरा होता है। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण और अंतः आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। बहुत से ऐसे बीज होते हैं जिनमें ऐसे अंडाशय होते हैं, बीजांड होते हैं जिनमें एक ही अध्यावरण पाया जाता है, जैसे सूरजमुखी गेंदा में। बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें अध्यावरण पाया ही नहीं जाता, जैसे लोरेंथस चंदन में। ठीक। बीजांड के अग्र भाग पर जहां पर आवरण नहीं पाया जाता उसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड के अंदर का संपूर्ण भाग पैरेन्काइमस सेल का बना होता है जिसे बीजांड का या न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस बीजांड का वह भाग जहां से अध्यावरण निकलता है उसे हम निभाग यानी चलाजा कहते हैं। बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये भाग एम्ब्रियो सैक कहलाता है। एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो सैक का निर्माण गुरु बीजाणु से होता है जिसके अंदर 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं और बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका होती हैं जिनमें से मध्य की कोशिका को अंड कोशिका और साइड की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय या एग एपैरेटस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पराग नली के भ्रूण कोश में प्रवेश की विधि पर प्रकाश डालते हुए नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को बताइए। पराग नली भ्रूण कोश में कैसे कैसे प्रवेश करती है ये बताना है। तो देखिए
यह बीजांड, बीजांड का यह भाग है भ्रूण कोश। यही बताना है कि इस भ्रूण कोश में जो पराग कण से निकलने वाला पराग नली है, पॉलन ट्यूब है, वो कैसे कैसे प्रवेश करता है। 3 रास्ते होते हैं, या तो ये बीजांड द्वार के माध्यम से जाए, इस रास्ते से, यह है पराग नली पॉलन ट्यूब, तो या तो इस रास्ते से जाए, तब ये कहलाएगा पोरोगैमी यानी निभागीय प्रवेश, सॉरी बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा रास्ता होता है कि ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, निभाग या चला जा। तो निभाग की तरफ से पॉलन ट्यूब इसके अंदर प्रवेश करे, तब ये कहलाता है निभागी प्रवेश या चलाजोगैमी। तीसरा रास्ता होता है कि अध्यावरण को चीरते हुए अंदर प्रवेश कर जाए, तब ये कहलाता है मीजोगैमी यानी अध्यावरणीय प्रवेश। तो 3 रास्ते होते हैं। अब देखिए, पॉलन ट्यूब जब यहां पहुंच जाता है तो इसके अंदर, बीजांड के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन सहायता करता है, तो बीजांड के अंदर पाई जाती हैं ये 2 सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं ही बीजांड के अंदर परागनली के प्रवेश करने में मदद करती हैं। इनके पास होते हैं कुछ सामान्य संरचना जिसे हम फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस परागनली को गाइड करते हैं कि कहां से अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, देखिए बीजांड में पहुंचने के पश्चात परागनली बीजांड काय को भेदते हुए भ्रूण कोश में पहुंचता है। परागनली का अंतिम शीर्ष सहायक कोशिका के स्राव की तरफ आकर्षित होता है, जहां फिलीफॉर्म अपैरेटस परागनली का मार्गदर्शन करती है और सहायक कोशिका को भेदते हुए सहायक कोशिका व अंड कोशिका के बीच से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। भ्रूण कोश में प्रवेश के बाद परागनली का शीर्ष विघटित हो जाता है, जिससे परागनली में उपस्थित दोनों नरयुग्मक बाहर तथा भ्रूण कोश में आ जाते हैं। अब देखिए, दोनों जब परागनली इसके अंदर आया, आपको पता परागनली में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक वर्धी केंद्रक या वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। वर्धी कोशिका कुछ समय में नष्ट हो जाती है, जो जनन कोशिका है वो विभाजित होकर 2 नरयुग्मक बनाती है। 2 नरयुग्मक, आइए दोनों नरयुग्मक फ्यूजन करते हैं। देखिए 2 नरयुग्मक बनते हैं, एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है और ये बनाता है युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज। नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, यह प्रक्रिया कहलाती है संयुग्मन या सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन यानी सिनगैमी। दूसरा नर युग्मक फ्यूज करता है इस द्वितीय केंद्रक से और बनाता है त्रिगुणित 3n भ्रूणपोष। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, त्रिसमेकन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, वही चीज यहां पर बताया गया। अब 2 नरयुग्मक 2 बार फ्यूजन करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, एसजी नवासिन ने की थी। किस पौधे में की थी, लिलियम ऑफ रिटिलेरिया में की थी। द्विनिषेचन आविर्बीजी पौधे का एक विशिष्ट लक्षण होता है, जब दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में आते हैं, उनमें से एक नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ संयुग्मन करता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। इसे हम संयुग्मन या जननिक निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करता है और इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो आगे चल के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसे हम त्रिसमेकन कहते हैं। अतः दोनों युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो परिवर्धन के समय भ्रूण को पोषण का काम करती है। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिका, प्रथम कोशिका ये सभी नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए सत्य निषेचन क्या होता है, जब प्रथम नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ फ्यूज करता है, तब इसे कहते हैं सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। त्रिसमेकन होता है, द्वितीय नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, इसे हम त्रिसमेकन कहते हैं। आइए नेक्स्ट है युग्मक जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया का वर्णन करिए। युग्मक जनन अभी बताए हैं, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण, जिसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं। मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें हम अंडाणु कहते हैं और इसके निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। वह अंग जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग अर्थात जननों में युग्मकों की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पुरुषों में वृषण पाया जाता है, जहां पर युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, और स्त्रियों में अंडाशय होता है, जहां पर उसका अंडाणु का निर्माण होता है। नर में इस क्रिया को शुक्र जनन और मादा में इसे अंड जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को पूछा गया है, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को देख लीजिए, होता क्या है। वृषण में आपको पता है कि वृषण में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। उन शुक्रजनक नलिका में पाई जाती हैं मूल जनन कोशिका का स्तर।
मूल जनन कोशिका का स्तर। मूल जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता रहता है जिससे बनता है शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। शुक्राणुजन स्टेम कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियम में कुछ स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, कुछ शुक्राणुजनन में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऐसे शुक्राणुजनन को हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं जिनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तब दो बनते हैं आगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने से दो असमान आगुणित कोशिकाओं का संरचना निर्माण होता है जिसे हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं क्योंकि अब अर्धसूत्री विभाजन हो गया है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में पुनः द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित शुक्राणु परसु का निर्माण होता है। शुक्राणु परसु शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक, ये देखिए फिगर में, आपको फिगर में ये नहीं बनाना है, आपको फिगर में ये नहीं बनाना है, इतना भाग नहीं बनाना है, लेकिन आपको फिगर में ये तो बनाना है। देखिए आपको फिगर में इतना भाग तो बनाना है, ये भाग आपको बनाना है फिगर में, शुक्राणुजनन अगर पूछा जाता है तो। इसमें देखिए ये मूल जनन कोशिका है, मूल जनन कोशिका में विभाजन होता है तो बनता है स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनियम से स्टेम सेल में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा अभी, इसमें विभाजन होता है तो बनता है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में कुछ स्पर्मेटोगोनियम में समसूत्री विभाजन होता रहता है जिससे इनकी संख्या बढ़ती रहती है। कुछ स्पर्मेटोगोनियम जैसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। अब इसमें होता है मियोसिस सेकेंड डिवीजन, अर्धसूत्री द्वितीय, और इससे बनता है 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स, शुक्राणु परसु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु परसु डेवलप करके 4 शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ये कहलाती है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर हार्मोन के बारे में है, पढ़ लीजिएगा। अंडजनन क्या है, अंडजनन की क्रिया का वर्णन करिए। जैसे अभी आपने शुक्राणु जनन पढ़ा कि शुक्राणुओं का निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। मादा में उसकी अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडजनन की शुरुआत कब होती है, मैंने बताया था जब मादा संतान माता के गर्भ में पल रही होती है, उसी समय उसमें अंडजनन की शुरुआत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पुरुष और स्त्री में, कि स्त्री में अंडजनन की शुरुआत जब वो भ्रूणीय अवस्था में अपनी माता के गर्भ में पल रही होती तभी उसमें अंडजनन की प्रक्रिया का शुरुआत हो जाता है। लेकिन कुछ चरण होते हैं उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है प्रोसेस। फिर जब वो यौवनारंभ आता है 13 साल से बाद, फिर उसका दूसरा स्टेप शुरू होता है अंडजनन का, और वो चलता रहता है कंप्लीट एकदम परिपक्व अंडाणु जब निषेचन का समय आता है तब बनता है। अब इसमें 3 जटिलताएं हैं। एक तो भ्रूणीय परिवर्धन में अंडजन की शुरुआत हो जाती है, तब क्या होता है, यौवनारंभ में क्या होता है, और निषेचन के समय क्या होता है। देखिए अंडजनन की शुरुआत कब होती है, देखिए अंडजनन मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। मादा में अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही हो जाती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी ऊगोनिया प्रत्येक अंडाशय के अंदर निर्मित होती है। अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कई मिलियन अंडजननी का निर्माण हो जाता है। अंडजननी में समसूत्री विभाजन होता है जिससे प्राथमिक अंडक बनते हैं, प्राइमरी oocyte बनते हैं। प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है जब पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है, और बस उसके बाद से नहीं होगा। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं द्वारा घिर जाते हैं जिसे हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। यानी भ्रूणीय परिवर्धन के समय बहुत मिलियन में प्राथमिक पुटक का निर्माण हो जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों को भारी मात्रा में जन्म से लेकर यौवनारंभ तक ह्रास हो जाता है, जिससे प्रत्येक अंडाशय में केवल 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक शेष बचते हैं। जब यौवनारंभ शुरू होता है तब प्राथमिक पुटक और अधिक परतों से घिर जाते हैं, द्वितीयक पुटक बनाते हैं, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक बनता है, और तृतीयक पुटक फिर क्या करते हैं, फटते हैं और उससे
अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु बाहर आता है, यानी द्वितीयक पुटक, या हम परिपक्व पुटक की बात करें तो उसमें द्वितीयक अंडक होता है। द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्राथमिक प्रथम ध्रुवीय पिंड होता है। द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री द्वितीय की शुरुआत होती है, लेकिन मध्यावस्था में यह भी अवरुद्ध हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जब निषेचन का समय आता है, निषेचन से पहले ही जैसे ही नरयुग्मक उसमें प्रवेश करता है, उसका द्वितीयक अंडक विभाजित करके अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूर्ण कर लेता है। ठीक, अब तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक बनाती है, जिसमें और द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर नई झिल्ली का निर्माण करती है, जिसे पारदर्शी अंडावरण यानी जोला पेलिसुडा कहते हैं। ग्राफियन पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। द्वितीयक अंडक अंडोत्सर्ग के बाद जब अंडवाहिनी में प्रवेश करता है तब शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है। शुक्राणु के प्रवेश करने पर ही अर्धसूत्री सेकंड विभाजन पूर्ण हो जाती है, और इस प्रकार द्वितीयक अंडक से एक बड़ा अंड कोशिका का निर्माण होता है और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। अंड कोशिका जो बन जाती है वो शुक्राणु के साथ फ्यूज करती है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह है पूरी तरीके से प्रोसेस। देखिए, प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में हो जाती है, कई मिलियन। जन्म से यौनारंभ तक इतना ह्रास हो जाता है, इतनी कमी आ जाती है कि यौनारंभ तक 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक शेष बचते हैं। प्राथमिक पुटक में क्या होता है, द्वितीयक पुटक का निर्माण होता है, द्वितीयक पुटक से तृतीयक का, और तृतीयक पुटक जब फटती है तो उससे अंडाणु रिलीज होती है, और फटने के बाद जो शेष बचा परिपक्व पुटक है वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है। ठीक है, ये मैंने उल्टा बता दिया, इधर से है। नेक्स्ट देखिए, अंडाशय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो अंडाशय का ये एक स्वच्छ नामांकित चित्र आप बना सकते हैं। निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करिए। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है उसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का, भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है। देखिए, मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नर के शिश्न द्वारा शुक्राणु को स्त्री के जनन मार्ग में छोड़ दिया जाता है, योनि में छोड़ दिया जाता है, यानी वीर्यसेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए फैलोपियन नलिका तक पहुंचता है। अंडवाहिनी नली के तुम्बिका और संकीर्ण पथ पर, यानी उनके संधि स्थल पर, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर, वहां पर पहुंचता है। अंडवाहिनी में निषेचन स्थल की ओर बढ़ते हुए शुक्राणु में होने वाले कार्यकीय परिपक्वन को कैपिसिटेशन बोलते हैं, कैपिसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका नेम होगा कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कहलाता है, यानी एक परिपक्वन की प्रक्रिया है। शुक्राणु अंडाणु को भेदने से पूर्व उसके अंदर कुछ कार्यकीय परिपक्वन होता है, फिजिकल मैच्योरेशन होता है, जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। अगर ये ना हुआ तो शुक्राणु की इतनी औकात नहीं है कि वो अंडाणु को भेद पाए, ये जरूरी है। शुक्राणु द्वारा अंड के भेदने से पूर्व उनका कैपेसिटेशन अनिवार्य है, अन्यथा वह अंड को भेजने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इस बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी इस संधि स्थल तक पहुंच जाता है जहां निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका संकीर्ण पथ के संधि स्थल पर पहुंच जाए। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश के रोकने हेतु अंडाणु के स्तर में बदलाव को प्रेरित करता है। यानी एक ही बार निषेचन हो, किसी अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करे, इसलिए वो शुक्राणु उसके जोना पेलिसुडा स्तर में ऐसे परिवर्तन ला देता है कि दूसरा शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश ना करे। इस प्रकार सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करेगा। शुक्राणु का जो अग्रपिंडक है उसका स्राव शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलिसुडा के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव में प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है, क्योंकि इस स्राव में अंडाणु के कोरोना रेडिएटा को गलाने वाला एंजाइम होता है और भी बहुत सारे हाइलुरोनिडेज एंजाइम होते हैं। यह द्वितीय कंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे जो मादा युग्मक का द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है वो भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आगुणित अंडाणु का निर्माण होता है और शुक्राणु और अंडाणु का जो केंद्रक है आपस में फ्यूज करते हैं, संलयन होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए, ये है शुक्राणु। ये शुक्राणु देखिए, जब इसके अंदर पहला शुक्राणु प्रवेश कर जाता है
तो उसके स्तर में ऐसा बदलाव ला देता है कि कोई और शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। शुक्राणु का जो हेड है एक्रोसोम, वो कुछ एंजाइम का स्राव करता है। वो एंजाइम जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा को गलाकर उसके केंद्रक को अंदर प्रवेश करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट आता है मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ मादा जनन तंत्र का भाग बनाना है और नेमिंग कर देना है। मादा जनन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है? मादा जनन तंत्र में देखिए दो पाया जाता है, अंडवाहिनी, ये क्या है अंडवाहिनी, एक इधर है और एक इधर। अंडवाहिनी में बहुत से भाग होते हैं जैसे फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, ये है अंडाशय, ये है अंडवाहिनी, ये है अंडाशय और ये है आपका गर्भाशय, ये है आपका गर्भाशय। बस यही आपको बताना था। अंडवाहिनी के आप भाग लिख दीजिए, ये हो गया फिम्बरी, ये हो गया इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम, ये हो गया एम्पुला, ये हो गया स्थमस, ये हो गया आपका यूटेरस जिसे वोम्ब भी कहते हैं। यूटेरस के 3 स्तर होते हैं, लिख दीजिए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 लाइनिंग होती हैं। बस यही आपको बताना था, ये आपका दिया है। ये पूरा एक मादा जनन तंत्र है। इसके अंतर्गत नलिकाएं पाई जाती हैं, 2 नलिका होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या ओविडक्ट भी कहते हैं। एक ये इसमें पाई जाती हैं अंडाशय, ओवरी, 2 ठो। इसके अंदर होता है गर्भाशय, यूटेरस। गर्भाशय के बाद जो स्तर पाई जाती है उसे हम सर्विक्स कहते हैं और उसके बाद की जो संरचना है उसे योनि कहते हैं, वजाइना। यूटेरस के 3 स्तर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, बना दीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रजनन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य की प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंग प्रजनन हार्मोन के संदर्भ में व्याख्या करिए। प्रजनन क्या होता है? नर युग्मक या मादा युग्मक से मिलना, तत्पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण प्रजनन कहलाता है। मनुष्य की प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग बताना है। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है। पुरुष में वृषण उसका प्राथमिक लैंगिक अंग है, मादा में अंडाशय उसका प्राथमिक लैंगिक अंग है। द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, केवल जनन में सहायक होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले प्राणी हैं मनुष्य। मनुष्य में पुरुष नर तथा स्त्री मादा प्राणी हैं। पुरुषों में नर जननांग और स्त्री में मादा जननांग पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। मनुष्य में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक का निर्माण होता है। पुरुषों में शुक्राणु, स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, पुरुष व स्त्री के युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और उससे कोरकपुटी यानी ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है जो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। अंतरोपण की प्रक्रिया होती है, 9 महीने तक वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है और उसके बाद शिशु का जन्म होता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन। जननांग के बारे में पूछा गया है, प्राथमिक और लैंगिक अंग। तो मैंने बताया आपको प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है, जैसे मनुष्य में वृषण और मादा में अंडाशय। ठीक, वृषण में कौन सा हार्मोन है जो शुक्राणु के बनने को प्रेरित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मादा में LH हार्मोन और FSH हार्मोन के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है जिससे उसमें अंडाणु जनन की प्रक्रिया का शुरुआत होता है। द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग हैं जो केवल जनन में सहायता करते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं होता, इनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। वृषण जालिका पुरुष में, शुक्रवाहिका, अधिवृषण
शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयोथेल ग्रंथि आदि पुरुष के द्वितीयक लैंगिक अंग हैं। मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं? अंडवाहिनी हो गया, योनि, गर्भाशय, भग, बर्थोलिन ग्रंथियां आदि होती हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्तव चक्र के संदर्भ में निम्न हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए। इन हार्मोन के बारे में कुछ बातें बतानी है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। एफएसएच क्या करता है? देखिए, एफएसएच हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित जीएनआरएच, जिसे हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जो अग्रपीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच के स्राव को प्रेरित करती है, जिससे मासिक चक्र की शुरुआत होती है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राथमिक पुटक की वृद्धि को प्रेरित करता है, जिससे क्रमशः द्वितीयक, तृतीयक और अंत में ग्राफियन पुटिक का निर्माण होता है। पुटक की वृद्धि के दौरान इनसे हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है। यानी एफएसएच का रोल क्या है? एफएसएच क्या करता है? पुटक के निर्माण की यानी फॉलिकल के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है मासिक चक्र के दौरान। प्राथमिक पुटक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, द्वितीयक से ग्राफियन, ग्राफियन से परिपक्व पुटक का निर्माण को प्रेरित करती है। दूसरा था एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या कहता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको पता है कि एलएच हार्मोन जब बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसे हम एलएच सर्ज कहते हैं, जो मासिक चक्र के 14वें दिन होता है, उस दौरान एलएच जब बहुत उच्च मात्रा में होता है, तब ये परिपक्व पुटक फट जाता है, जिससे अंडाणु निकल आता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी एलएच हार्मोन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। बताइए, एस्ट्रोजन का कार्य क्या है? एस्ट्रोजन अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफिन पुटक से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन हार्मोन का स्राव करता है। मासिक चक्र के 21वें दिन प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन व एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। इनहिबिन एफएसएच के स्राव को रोकता है, क्योंकि एफएसएच पुटक के परिवर्तन को प्रेरित करता है, जिसका मासिक चक्र के 21वें दिन आवश्यकता नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन के स्राव को रोकता है, जिससे एलएच और एफएसएच की कमी हो जाती है, और ये जानबूझ के होता है। एलएच और एफएसएच कम होंगे तभी फिर से दूसरा मासिक चक्र शुरू होगा। यदि अंडाणु का निषेचन होता है, सर्वदा होता है, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव नहीं होता, जो गर्भाशय की अंतःस्तर है वो नष्ट हो जाती है और रक्त के रूप में बाहर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ये एक प्रक्रिया है। ऐसे लोगों को सुझाव दी जाती है जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, जो सामान्य रूप से संभोग के पश्चात भी सामान्य रूप से संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ऐसे दंपति जिन्हें संतान चाहिए और वे सामान्य रूप से उत्पन्न नहीं कर पाते, तो उनके लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ एक सहायता करती हैं संतान प्राप्त कराने में। इसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे पात्र निषेचन यानी परखनली शिशु का निर्माण, युग्मक को हम उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें, या फिर हम उसके अंडाणु को लें और शुक्राणु को इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कराकर कृत्रिम निषेचन कराएं और उसके बाद उसके गर्भाशय में भेज दें, या फिर हम कृत्रिम निषेचन कराएं। इसमें हम एक विधि का वर्णन करेंगे, परखनली शिशु का। परखनली शिशु को करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। स्त्री से मादा युग्मक लेंगे, पुरुष से नर युग्मक लेंगे, और लैब में इन दोनों को संलयित करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया कराएंगे। निषेचन से युग्मनज बनेगा लैब में, शरीर में नहीं हो रहा है, ये लैब में हो रहा है। अब युग्मनज या तो अगर 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में है, तो 8 स्टेज में उस युग्मनज को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अगर 8 से अधिक हो गया, 8 से अधिक अवस्था में है, अगर 16 या 32 है, तब उसे हम कहाँ भेजेंगे? यूटेरस में, गर्भाशय में, तब उसे कहते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। देखिए, परखनली शिशु क्या कहलाता है? इन विट्रो यानी लैब में निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण का निर्माण और तत्पश्चात सामान्य स्त्री की गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परखनली शिशु कहते हैं। स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित भ्रूण विकसित होकर सामान्य रूप से जन्म लेता है, वह शिशु परखनली शिशु कहलाता है। इस तकनीक का प्रयोग ऐसी स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनकी अंडवाहिनियां विकृत हो गई हैं, लेकिन अंडाशय और गर्भाशय सामान्य है, या फिर इनके पतियों के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं। इस तकनीक में प्रयोगशाला यानी लैब में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे को लेते हैं, पति या दाता पुरुष से शुक्राणु को लेते हैं, दोनों को फ्यूज कराते हैं, युग्मनज बनाते हैं। इस युग्मनज
जब प्रारंभिक भ्रूण को 8 ब्लास्टोमीटर तक फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया था, तभी से ह्यूमनज अंतर्डिंबवाहिनी स्थानांतरण यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमीटर से अधिक अवस्था है तब उसे हम गर्भाशय में भेजते हैं, इसे हम कहते हैं अंतः गर्भाशयीय स्थानांतरण, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ये है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या लेते हैं, मादा के अंडाशय से अंडाणु निकालते हैं और शुक्राणु निकालते हैं। अंडाणु और शुक्राणु को प्रवेश कराते हैं, युग्मनज का निर्माण कराते हैं और युग्मनज को कैनुला के माध्यम से गर्भाशय में भेज देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कम समय में जनसंख्या का बहुत बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो ये बहुत सारे अनेक सोच की वजह से होती है, लोगों का शिक्षित ना होना यह भी एक कारण होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से संतान पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, इसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, देख ही रहे हैं, जब ज़्यादा लोग हैं तो कहाँ कितना रोजगार मिल पाएगा। भरण पोषण में समस्या आएगी, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यूज ज़्यादा होगा तो प्राकृतिक पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। उतना भोजन नहीं है जितना मनुष्य हैं, तो भोजन की कमी से जूझेंगे मनुष्य। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको बताया गया है कि जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। पहले तो जनसंख्या का अर्थ क्या होता है, तो किसी दिए हुए समय पर एक स्थान विषय पर पाए जाने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। एक स्थान है, जैसे उत्तर प्रदेश एक स्थान है, उन पर कहा गया कि एक साल में कितने मनुष्य हैं उसमें, यानी 2022 से 2023 में कितने मनुष्य रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी मनुष्य रह रहे हैं वो उसका जनसंख्या कहलाएगा उत्तर प्रदेश की। यानी किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। मानव की जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। विश्व की कुल जनसंख्या सन 1900 में 2 अरब थी, जो 2000 में बढ़ के 6 अरब हो गई और तेजी से बढ़कर 2011 में 7 अरब हो गई। अपना देश इस जनसंख्या वृद्धि में बराबर का भागीदारी रहा है। और जिसका मतलब भारत का स्वतंत्रता के समय इसकी आबादी 35 करोड़ थी और आज के समय में 1 अरब 21 करोड़, यानी 125 करोड़ देशवासी, मेरे 125 करोड़ देशवासी मोदी जी कहते हैं ना। अपेक्षाकृत अल्प समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं और इससे संसाधनों के दोहन में वृद्धि होगी, पारिस्थितिक असंतुलन जैसी समस्या उत्पन्न होंगी और मानव को इनसे जूझना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? चिकित्सा से शास्त्र में, चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्नत होना, यानी अब आदमी किसी भी सामान्य रोग से नहीं मरता, दवा खा लेता है ठीक हो जाता है। तो मृत्यु दर में कमी आ रही है, मतलब अकाल मृत्यु नहीं हो रही है, कोई भी किसी सामान्य रोग से नहीं मर रहा, सब दवा ववा खा के जीवित रह रहे हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है। मातृ मृत्यु दर क्या होता है? जब माता शिशु को जन्म देती थी पहले, तब वहाँ पर माता के चांसेस ज़्यादा होते थे, वो मर जाती थी। लेकिन आज के मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से माता की मृत्यु बहुत कम होती है संतान उत्पन्न करने के बाद भी। शिशु मृत्यु दर में कमी, ये भी उसी का रूप है। जब माता शिशु को जन्म देती है तो बहुत से ऐसे शिशु होते हैं जो मर जाते हैं, लेकिन आज के मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा उन बच्चों को भी बचा लिया जाता है। आपने सुना होगा जार में रख देते हैं या बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो बच्चा बच जाता है। तो इन सब में कमी आ रही है। तो लोग मर नहीं रहे हैं, नए लोग भरमार पैदा हो रहे हैं, हर दिन शादियां हो रही हैं, लड़के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक, अब इसके परिणाम क्या होंगे? खाद्य आपूर्ति की समस्या, महंगाई बढ़ेगी, खाना पीना महंगा होगा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। अभी आपने कोरोना काल में ही देख लिया था, इतने लोग बीमार पड़े थे कि बेड कमी पड़ गई, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाना पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पेट्रोल कोयला ये सब की कमी होगी। शिक्षा व्यवस्था की समस्या, आज के समय में यही हो ही रहा है। जब जनसंख्या बहुत बढ़ गया है तो सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाती, जाओ करो नकल, कौन रोक रहा है? तुम्हारा भविष्य खराब होगा, सरकार का थोड़े कुछ जाएगा। रोजगार की समस्या, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भारत में, आप इस समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, आपको इसमें कुछ बताना नहीं है। रोजगार वगैरह की समस्या होंगी। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के क्या उपाय हैं? बहुत सारे उपाय किए गए हैं,
हम दो हमारे दो का पहल चलाया गया, हम दो हमारा एक नहीं, हम दो हमारा एक नहीं, हम दो हमारा दो, ये होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। और वैधानिक पहल की गई, यानी सरकार के द्वारा विवाह की उम्र 18 वर्ष लड़की के लिए और 21 वर्ष लड़के की तय की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा रोग है, दूसरा क्वेश्चन है यौन संचारित रोग यानी एसटीडी क्या है? कुछ प्रमुख प्रकार के एसटीडी का नाम बताइए और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। यौन संचारित रोग ऐसे रोग जो यौन संपर्क से फैलते हैं, संभोग के माध्यम से फैलते हैं, पुरुष को स्त्री से, स्त्री से पुरुष को, वे रोग क्या कहलाते हैं? यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इन्हें हम रतिज रोग या वेनरल डिजीज या वीडी भी कहते हैं, या इसे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे रोग हैं जैसे सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल वर्ट, क्लैमाइडियाता, ट्राइकोमोनास्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथबी और एचआईवी आदि रोग है जो यौन संचारित रोग होते हैं। याद कर लीजिए, ये सभी रोग यौन संचारित रोग हैं। जीवाणु के द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं जैसे सुजाक यानी गोनोरिया, यह रोग होता है डिप्लोकोकस जीवाणु द्वारा जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया, और इसका संक्रमण यौन संबंध से फैलता है। लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण है यूरोनोजेनाइटल पथ की श्लेष्मा कला में अत्यधिक जलन होना, और रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होता है। सुजाक के लक्षण पुरुष में अधिक प्रभावी होते हैं। सिफिलिस रोग है, यह रोग सर्पिलाकार जीवाणु ट्रैपोनोमा पैलिडम के द्वारा होता है। यह एक स्टडी है जो माता से संक्रमित होने पर अपरा द्वारा भ्रूण में भी स्थानांतरित हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? जननांग पर कड़े शुष्क जीवाणु युक्त घाव हो जाते हैं, और मुंह, होठ, जननांग की श्लेष्मा पर लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं, और जीवाणु हृदय मस्तिष्क में फैलकर लकवा व मानसिक विकार उत्पन्न कर सकता है। विषाणु जनित रोग है एड्स। एड्स के बारे में आप जानते ही हैं, एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इसमें निरंतर ज्वर, पेशी में दर्द, रात को पसीना आना, लिंग अथवा योनि से रिसाव होना। उपचार, इसका कोई उपचार नहीं है, बचाव ही एक मेन तरीका है। एचआईवी का हम एलिसा टेस्ट के द्वारा कंफर्म करते हैं या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराते हैं। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, यह भी एक यौन संचारित रोग है। इसमें हेपेटाइटिस बी विषाणु HBV रिस्पॉन्सिबल होता है जो एचआईवी से 100 गुना अधिक संक्रामक होता है, और इसका उद्भवन काल 20 से 35 दिन का होता है। अगर ये शरीर में प्रवेश कर दिया तो 20 से 35 दिन में लक्षण शुरू हो जाता है। थकान, जी मचलाना, पेट दर्द, आर्थराइटिस, यकृत कोशिकाओं के क्षरण से बिलिरुबिन नामक पदार्थ की मृत्यु, मोचित होने से त्वचा का पीला होना आदि इसका मुख्य लक्षण होता है। इसके बचाव के तरीके हैं समुचित सफाई, पीने का जल, भोज्य पदार्थ को ढककर रखना, उबले क्लोरीन युक्त जल का प्रयोग करना आदि। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन परीक्षण कराया जाता है हेपेटाइटिस बी की जांच के लिए। इसका टीका भी उपलब्ध है। नेक्स्ट आता है जेनेटिल हर्पीज। यह रोग टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग में लक्षण है जननांग पर छाले पड़ जाते हैं, दर्द होते हैं, मूत्र त्याग में पीड़ा होती है। नेक्स्ट रोग है जेनाइटल वर्ट। यह रोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और इसमें योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, गुदा आदि पर मस्से बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गर्भ निरोधक क्या है? मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख करिए। गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे दंपत्ति जिन्हें आगे संतान नहीं चाहिए वे गर्भ निरोधक का प्रयोग करती हैं। जिन्हें संतान उत्पन्न नहीं करना है और उन्हें सुरक्षित रूप से संभोग करना है वे गर्भ निरोधक का प्रयोग करती हैं। गर्भ निरोधक क्या करता है? गर्भ निरोधक निषेचन की प्रक्रिया में बाधा बनाता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलने नहीं देता, निषेचन रोकता है। या फिर कुछ ऐसे भी गर्भ निरोधक होते हैं जो अंतररोपण यानी ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय में चिपकने से, अंतररोपण होने से रोकते हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक होता क्या है? एक आदर्श गर्भ निरोधक वो होता है जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो, यानी जो प्रयोग कर रहा है उसको कोई उससे दुष्प्रभाव ना पड़े और पूरी तरीके से प्रभावी हो। गर्भ निरोधक को मोटे तौर पर निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत, रोध, आयोडीज, मुंह से लेने वाले गर्भ निरोधक यानी गोलियां, टीका के रूप में, अंतर्रोप या शल्यक्रियात्मक विधियां। गर्भ निरोधक के प्रकार, सबसे पहले आता है प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों में किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं,
बस समझ होनी चाहिए कि किस समय संभोग करना है, क्या करना है उसके बारे में। एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, उस समय संभोग से बचना चाहिए जिस समय अंडोत्सर्ग की चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी आर्तव चक्र के 14वें से 17वें दिन के बीच बचना चाहिए। स्खलन यानी स्खलन से पूर्व लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना। स्तनपान अनार्तव, शिशु के जन्म के पश्चात कुछ महीनों तक जब माता शिशु को स्तनपान कराती है उस समय भी संभोग से गर्भधारण नहीं होता। नेक्स्ट रोध, रोध में बहुत सारी विधियां आती हैं जैसे निरोध, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वाल्ट आदि। उसके बाद आता है आईयूडीज, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। आईयूडी ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो गर्भाशय में लगाई जाती हैं जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। इसमें लिप्पस लूप आता है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीट्यूड 375 और हार्मोन मोचक आईयूडी होती है जैसे प्रोजेस्टोजेट, LNG-20 आदि। नेक्स्ट आता है गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है जो युग्मनज के अंतरोपण को रोकता है, ठीक। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाई जाने वाली है वो है सहेली नामक गोली जो लखनऊ के CDRI द्वारा खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आनुवंशिकी की परिभाषा लिखिए तथा मेंडल के स्वतंत्र प्रभावन के नियम का वर्णन करिए। आनुवंशिकी क्या है? वंशांगति और विविधता के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? वंशांगति और विविधता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग बैटसन ने किया था और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मेंडल ने स्वतंत्र प्रभावन नियम दिया था। इसमें उन्होंने क्या बताया? मेंडल ने जब दो द्विसंकर संकरण क्रॉस कराया, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया, तो उन्होंने पाया कि एक लक्षण की वंशांगति दूसरे लक्षण की वंशांगति को प्रभावित नहीं करती, यानी दोनों लक्षण के जो जीन हैं वो स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसी को कहा जाता है स्वतंत्र प्रभावन का नियम। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर देखिए, ये देखिए मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने राउंड और येलो सीड वाले मटर के पौधे को रिंकल्ड, अरे यार, रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया। तो जो F1 जनरेशन है वो क्या आया? वो तो राउंड और येलो आया। लेकिन जब राउंड और येलो में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने कुल 16 में से 9 राउंड येलो और 3 राउंड ग्रीन और 3 राउंड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन पाया था। ये रिंकल्ड होगा, सॉरी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जब हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उनमें से जो एक लक्षण का जो जीन है वो दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम को ध्यान में रख के। इसी को कहा गया स्वतंत्र प्रभावन का नियम। तो मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में 2 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर परपरागण कराया, अर्थात संकरण कराया, जिसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों को के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशांगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, यानी एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। अब यहाँ पर द्विसंकर संकरण प्रयोग दिया गया है, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुविकल्पता क्या है? ABU रुधिर वर्ग का वर्णन कीजिए और इसकी वंशांगति को समझाइए। बहुविकल्पता क्या होती है? किसी लक्षण के लिए एक जीन के 2 ही एलील होते हैं। आपने पढ़ा है, जैसे आपने लंबा पौधा पढ़ा है ना मटर का, इसके लिए एक जीन के 2 एलील है, कैपिटल T, या बौने के लिए स्मॉल t। यहाँ पर 2 एलील है, एक है कैपिटल T और एक है स्मॉल t। लेकिन जब किसी लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील हों
तब उसे हम बहुविकल्पता या बहुअलीलता मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। जैसे मनुष्य में ए बी और ओ रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाला एलील। देखिए मनुष्य में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन है कैपिटल आई। इसके 3 एलील हैं, IA, IB और स्मॉल आई। देखिए किसी लक्षण के लिए 2 ही एलील होते हैं। जब 2 से ज़्यादा एलील हो जाएं, 3 एलील हो गया, 2 से ज़्यादा एलील हो जाए तब इसे कहते हैं बहुएलीलता या बहुविकल्पता मल्टीपल एलिलिज्म, जिसका एग्जाम्पल है मनुष्य का रुधिर वर्ग। जो IA है वो बनाता है एंटीजन A, IB बनाता है एंटीजन B, I बनाता है कोई एंटीजन नहीं I। देखिए A रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में एंटीजन A, B रुधिर वर्ग के भी जंतुओं में रुधिर वर्ग में एंटीजन B पाया जाता है, AB रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है, A और B दोनों पाए जाते हैं। O रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। अब इनमें निर्धारण कैसे होता है? देखिए सिंपल सी बात है, जब IA जीन होगा तब बनेगा A ब्लड ग्रुप, ठीक है, A ब्लड ग्रुप। और जब IA स्मॉल I होगा तब भी बनेगा A, क्योंकि I प्रभावी होता है, स्मॉल I अप्रभावी होता है। IB होगा तो बनेगा ब्लड ग्रुप B, IB स्मॉल I होगा तब भी बनेगा ब्लड ग्रुप B। अगर IA और IB दोनों साथ में है तब बनेगा ब्लड ग्रुप AB, और स्मॉल I है तब बनेगा ब्लड ग्रुप O, ठीक है। ये यहाँ पर दर्शाया गया है। IA और IA होगा तो A ब्लड ग्रुप, IA स्मॉल I होगा तो A, IB होगा तो B, IB स्मॉल I होगा तो B, AB, I स्मॉल दोनों हैं तो O बनेगा। अब AB रुधिर वर्ग की वंशांगति कैसे होती है? तो माता पिता के रुधिर वर्ग के अनुसार होती है। बर्नस्टीन ने AB रुधिर वर्ग की वंशांगति पता लगाया। इसके अनुसार AB रुधिर वर्ग की वंशांगति जीन I द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके 3 एलील होते हैं, और इनमें एलील IA और IB स्मॉल I पर प्रभावी होते हैं, IA और IB सह प्रभावी होते हैं, दोनों साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। जब एलील IA की उपस्थिति में A प्रतिजन बनता है, IB की उपस्थिति में B प्रतिजन, AB की उपस्थिति में दोनों प्रतिजन बनते हैं, और अगर केवल स्मॉल I है तब इससे कोई प्रतिजन नहीं बनता। नेक्स्ट, मानव में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो पहले इसके लिए आपको जानना होगा कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, ठीक है, जिनमें से आपके 44 क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स, और नर है तो उसमें XY होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 होता है सेक्स क्रोमोसोम XY, ठीक है। और अगर मादा है तो मादा में 44 ऑटोसोम और प्लस XX होगा, 2 XX होगा लिंग गुणसूत्र। आइए इसको हम यहाँ से समझाते हैं। पुरुष में 44 ऑटोसोम और XY होता है उसका लिंग गुणसूत्र। स्त्री में 44 ऑटोसोम और XX होता है लिंग गुणसूत्र। पुरुष में जब शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनने के समय अर्धसूत्री भाजन होता है। अर्धसूत्री भाजन में गुणसूत्र आधे आधे जाते हैं। 44 का 22 इधर जाएगा, 22 इधर जाएगा, इसका X इधर जाएगा, Y इधर जाएगा। यानी पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। लेकिन मादा में देखेंगे तो मादा में दोनों XX गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इससे जो मादा युग्मक बनती है दोनों 22 प्लस X वाली होती है। हमें पता नहीं होता कि कौन सा नर युग्मक किस मादा युग्मक से फ्यूज कर ले, तो हम सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यदि ये नर युग्मक इससे फ्यूज करता है तो बनाएगा 44 प्लस X और X, यानी ये बनेगी मादा। अगर ये युग्मक इससे फ्यूज कर ले तब देखिए क्या बनेगा, 22 22 44 हो गया, X और X, ये भी बनेगी मादा। अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज कर ले तब देखिए क्या होगा, 22 22 44 X और Y नर बनेगा। ये इससे फ्यूज कर ले तो X और Y ये भी नर बनेगा। यानी किसी भी दंपत्ति से 50% चांस होता है
नर बनने का 50% चांस होता है नर बनने का, 50% चांस होता है मादा बनने का। देखिए 4 है ना, 4 में से 2 मादा और 2 नर, यानी 50-50% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं। कोई एक परिवार है, कोई एक सदस्य है, परिवार का कोई एक सदस्य है जिसे कोई आनुवंशिक रोग है, उस आनुवंशिक रोग का पैटर्न ज्ञात करना कि कैसे किसी ऐसे जनक से जिसमें एक आनुवंशिक पदार्थ है उसकी संतान में रोग कैसे जाता है, उसकी संतान के उसके संतान से कैसे ये रोग जाता है, इसी का अध्ययन करना, यानी वंशांगति के इतिहास का अध्ययन करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। वंशावली विश्लेषण का अर्थ है किसी लक्षण विशेष की वंशांगति का किसी वंश के इतिहास में अध्ययन करना। जैसे महारानी विक्टोरिया है, तो महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया रोग हुआ था, तो उसका अध्ययन किया था कि उनके परिवार में कैसे कैसे किसको किसको हुआ, उनके लड़के को कैसे हुआ, उनके लड़के से जो उनकी विवाह हुई किसी स्त्री से तो उनके बच्चों में कैसे गया, तो इसी का अध्ययन जो किया जाता है इसी को कहते हैं वंशावली विश्लेषण। इसमें हम कुछ सिंबल का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं वो सिंबल हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर डिनोट करता है नर को, सर्कल डिनोट करता है फीमेल को। ये सिर्फ सेक्स अनस्पेसिफाइड, यह पता नहीं है कि कौन सा सेक्स है, मेल है फीमेल, पता नहीं है। अगर इसमें रेड बॉक्स दिया गया है तो ये बताता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, यानी ये रोगी व्यक्ति हैं। ऐसा सिंबल दिखाता है तो बताता है मेटिंग। अगर डबल लाइन दिखाता है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी रिलेटिव्स के बीच में संभोग, ये सारी चीज़ें। ये दर्शाता है कि नर हैं और ये मादा हैं, इनके बच्चे हैं, मादा और नर। ये दर्शाता है कि ये नर हैं, पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, इनके बच्चा जो नर पैदा हुआ वो रोगी है। मंडल के विसंयोजन के नियम को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। देखिए, मेंडल ने जब 2 संकर क्रॉस कराया, द्विसंकर क्रॉस कराया, तब उन्होंने यह नियम दिया कि जीवों में उपस्थित एक लक्षण के जो 2 कारक होते हैं वो कभी भी मिश्रित नहीं होते। यानी जो जीन है, जैसे राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए इस कैपिटल Y, तो ये दोनों आपस में मिश्रित नहीं होते, बल्कि युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग अलग युग्मकों में पृथक हो जाते हैं। एक लक्षण के 2 विपर्यासी विशेषकों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतानीय पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी में की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें एक संकर क्रॉस के माध्यम से बताया गया है। चाहे आप 2 अलग अलग जीनों को लीजिए, चाहे एक ही जीन को लीजिए, एक जीन के जो 2 एलील होते हैं वो भी पृथक होते हैं युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से। इसे भी पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी ये बैगनी रंग के पुष्प के लिए हमने कैपिटल आर माना है, ये सफ़ेद रंग के पुष्प के लिए स्मॉल आर माना है। तो इनमें जो युग्मक बनते समय ये दोनों पृथक हो जाते हैं, कैपिटल आर अलग, ये अलग हो जाते हैं स्मॉल आर। इनमें से कैपिटल आर स्मॉल आर के मिलने से बनता है बैगनी पुष्प का वाला पौधा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें भी जब युग्मक उत्पन्न होते हैं तो कैपिटल आर अलग जाता है, स्मॉल आर अलग पृथक होता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये दोनों मिश्रित नहीं होते, मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल की संरचना का वर्णन करिए। इसमें हम सीधे आपको डीएनए के माध्यम से बताते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि डीएनए द्विरज्जुकों से मिलकर बना होता है। दोनों रज्जुक आपस में प्रति समानांतर व्यवस्थित होते हैं, प्रति समानांतर और एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी एक होगा 5' to 3' तो दूसरा होगा 3' to 5'। दूसरा उन्होंने बताया कि प्रत्येक रज्जुक बना होता है फास्फेट प्लस शुगर से। ये बने होते हैं फास्फेट प्लस शुगर से। इन्होंने बताया कि अंदर की तरफ होता है नाइट्रोजन क्षार। एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इन्होंने बताया कि एक डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने बताया कि डीएनए के एक पिच की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम।
या 3.4 नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर। इन्होंने बताया कि एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन्होंने बताया 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन, या हम इसे कहेंगे 0.34 नैनोमीटर। बस यही सारी चीज़ें इन्होंने बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा कि वाटसन एंड क्रिक ने, मॉरिस विल्किंस और रोजनील फ्रैंकलिन ने जो एक्स-रे विवर्तन की टेक्निक खोजी थी उसके द्वारा, और एरविन चाग्राफ का जो नियम दिया था उसके द्वारा, उन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने और वाटसन ने क्या किया, डीएनए की द्विकुंडल संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया, 3D मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिला क्रम में दक्षिणावर्ती कुंडलित होते हैं। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में मुड़े होते हैं, इस फैशन में। इस प्रकार डीएनए अणु में 2 हेलिक्स होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित या प्रतिसमानांतरित होती हैं, अर्थात इन श्रृंखलाओं के शर्करा फास्फेट धनात्मक दिशाएं प्रतिमुख होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक दूसरे के पूरक होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। डीएनए और आरएनए में, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। लेकिन आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए का निर्माण तो होता है केंद्रक में, लेकिन वो केंद्रक से निकल के कोशिका द्रव्य में चला जाता है, यानी मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और इसकी श्रृंखलाएं विपरीत होती हैं, जबकि आरएनए केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन आरएनए में पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसमें प्यूरिन और pyrimidine का अनुपात 1:1 होता है। इसमें प्यूरिन और pyrimidine का अनुपात समान नहीं होता क्योंकि एक ही रज्जुक होते हैं ना। डीएनए समस्त जीवधारियों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए केवल कुछ वायरस में ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जैसे टीएमवी में, इन्फ्लुएंजा में, एचआईवी में आदि में। नेक्स्ट आता है डीएनए अनुलेखन का वर्णन करिए। अनुलेखन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। होता क्या है? एक डीएनए है, सबसे पहले डीएनए से आरएनए को बनाने वाला एंजाइम आएगा जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ जाता है, डीएनए से जुड़ जाता है और फिर डीएनए को खोलने लगता है। जब डीएनए एक स्थान पर खुल जाता है तो उस स्थान से संबंधित नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम से क्या बनता है? आरएनए। जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन है। ये आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पहुँचता है और यहाँ से आगे बढ़ता है, उस दौरान डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है 5' to 3' दिशा में। क्या होता है? एडेनिन है तो यूरेसिल, एडेनिन है तो थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन है तो एडेनिन, थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो यूरेसिल, साइटोसिन है तो ग्वानिन। इस तरह से 5' to 3' क्रम में एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है डीएनए अनुलेखन। क्या होता है कि डीएनए पर सर्वप्रथम आरएनए पॉलीमरेज आता है जो डीएनए के कुंडलन को खोल देता है और आगे बढ़ते हुए आरएनए का निर्माण करता है 5' to 3' दिशा में। देखिए, कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए पाए जाते हैं। सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करता है और आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम करता है। आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण केंद्रक में डीएनए से होता है जिसे अनुलेखन कहते हैं, यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। कितने चरण में पूर्ण होता है? देखिए, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए द्विकुंडल से जुड़ना, फिर उसके बाद डीएनए के दोनों रज्जुक का अलग होना, फिर क्षार युग्मन यानी जो नाइट्रोजन क्षार हैं आरएनए को बनाने वाले वे जुड़ते हैं, फिर उसके बाद राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट का मोनोफास्फेट में परिवर्तन होता है, आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है और उसके बाद जब समापक कोडान आ जाते हैं तो वो बंद हो जाता है, समापन हो जाता है। समापक कोडान ने रो कारक के जुड़ने से होता है।
आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए कुंडली से जुड़ना। सर्वप्रथम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के उपस्थित नायक भाग से जुड़ जाता है। एक सिग्मा कारक आता है जो उससे जुड़कर उसे क्रियाशील बनाता है। सिग्मा कारक आरएनए अनुलेखन की शुरुआत करके आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है और इसे हम शुरुआती कारक कहते हैं। डीएनए के दोनों रज्जुकों को अलग होना, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के दोनों रज्जुकों को अलग करता है और फिर आरएनए श्रृंखला का 5' से 3' में संश्लेषण प्रारंभ करता है, जिस कारण डीएनए का एकल रज्जु केवल 3' से 5' ही आरएनए को निर्माण में भाग लेता है, उसे हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। वो जो आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता, डीएनए का 5' से 3' सिरा, वो कोडिंग सेंस या नॉनसेंस कोडॉन कहलाता है, कोड स्ट्रैंड कहलाता है। क्षार युग्मन, जो डीएनए के क्षार हैं उनसे आरएनए से संबंधित क्षार युग्मन जुड़ने लगते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने के बाद राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट अणुओं का एंजाइम पायरोफास्फेटेज की मदद से पायरोफास्फेट समूह अलग हो जाता है, जिससे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट मोनोफास्फेट में परिवर्तित हो जाता है और जितने भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जुड़े थे वे श्रृंखला में जुड़कर आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम और मैग्नीज आयन की आवश्यकता पड़ती है। जब लास्ट में जहाँ तक बनना है आरएनए को, वहाँ पर एक रो कारक जुड़ जाता है। रो कारक के जुड़ने से वह आरएनए की श्रृंखला बनना बंद हो जाता है और आरएनए स्वतंत्र हो जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन। नेक्स्ट आता है आनुवंशिक कूट क्या है। आनुवंशिक कूट में पाए जाने वाले प्रारंभन एवं समापक कूट का वर्णन करिए। आनुवंशिक कूट क्या होते हैं? आपको तो पता है डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के, लेकिन नहीं, यहाँ पर आरएनए की बात की गई है। आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन पाए जाते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों के 3-3 के क्रम में जुड़ने से, जैसे AAA, AUG, UCG, ऐसे 3-3 के क्रम में जुड़ने से कोडॉन का निर्माण होता है। और 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार से कुल 64 प्रकार के कोडॉन का निर्माण होता है। 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन केवल सक्रिय होते हैं। 3 कोडॉन ऐसे होते हैं, कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। इन्हें हम समापक कोडॉन कहते हैं, समापक कोडॉन कहते हैं। और इन 64 कोडॉन में से AUG जो होता है वो आरंभन कोडॉन कहलाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण शुरू होती है। इसको बनाने की विधि देख लीजिए। तीनों तरफ हम क्या लिख देंगे? UCAG, UCAG और यहाँ पर UCAG, 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 UCG, ऐसे हम कॉलम बनाएंगे। ये यूरेसिल है, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन और ग्वानिन 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार है। कैसे बनाते हैं? U हो गया, यहाँ से U, ये हो गया U, C यहाँ से, U, A यहाँ से, U, G यहाँ से। इस प्रकार से हम प्रत्येक कॉलम को बनाते हैं और कुल 64 प्रकार के कोडॉन का निर्माण होता है। इनमें से AUG जो होता है वो आरंभन कोडॉन होता है और 3 कोडॉन होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। आनुवंशिक कोड की विशेषता क्या है? आनुवंशिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बने होते हैं, त्रिक होते हैं। इनमें समारंभन या समापक कोडॉन होते हैं 3, UAG, UGA और UAG। कोडॉन्स असंदिग्ध और विशिष्ट होता है, यानी हर अमीनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट कोडॉन होता है। वे ऐसे कोडॉन जो एक से अधिक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं वे डिजनरेट हो जाते हैं। कोडॉन कॉमा विहीन होते हैं, यानी mRNA पर बिना रुके पढ़े जाते हैं कंटिन्यूअसली। कोडॉन सार्वभौमिक होते हैं। एक कोडॉन अगर मनुष्य में मिथ्योनिन को कोड करता है AUG, तो वही AUG जीवाणु में भी मिथ्योनिन को ही कोड करता है, यानी सब में ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। अगला आता है लैग प्रचालक का विस्तृत वर्णन करिए। तो अभी मैं यहीं तक रोकूंगा, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जा रहा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये पहला भाग मैं बना दे रहा हूँ। ये पहला भाग है जिसमें आपके 27 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। 27 के बाद जो 45वां क्वेश्चन बचेगा, 45 क्वेश्चन तक, उसको आपको भाग 2 में करा दूंगा। मैं थक गया हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है आज ही आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। इतने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। और आपको इसका अगर आपको
PDF चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा अपने मोबाइल में, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।